हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अगर कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर 1000 कमेंट हो जाएंगे तो मैं फ्रॉम जैसी एक और सीरीज लेकर आऊंगा। उसके काफी क्लोज आ चुकी है रिसेंटली ही डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मिस्ट्री हॉरर सीरीज जिसका नाम है लाइट शॉप, जिसको लिखा है कैंग फुल ने और डायरेक्ट किया है किम ही वॉन ने। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स हैं और फिलहाल आपको देखने के लिए 6 ही एपिसोड्स मिलेंगे। बाकी के आखिरी 2 एपिसोड 18 दिसंबर को आने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं पहले 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और ऐसे ही करते करते वीडियोस लगातार आती रहेंगी। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि ये सीरीज चल क्या रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही मैं 5वें एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा ना, आपका दिमाग बिल्कुल हिलकर रह जाएगा कि ये सीरीज कितनी बेहतरीन है। आप सभी की आसानी के लिए मैंने हर एक कैरेक्टर के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। साथ ही साथ हर एक एपिसोड से पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है जहां पर आप सारे कैरेक्टर्स के नेम को और फेस को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आपको सीरीज को समझने में आसानी रहेगी। बात करें इस सीरीज की IMDb रेटिंग की, तो इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बेहतरीन है। तो बाकी के एपिसोड्स के लिए और वीडियो के लिए इस वीडियो को जल्दी से 10,000 लाइक कर दो, 500 कमेंट कर दो, ताकि अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और मैंने हाल ही में ही सिजन 7 को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि लेटेस्ट सिजन फ्रेंचाइजी हॉरर मूवी है। बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सफेद कपड़े वाली लेडी को देख पाते हैं, जो कि एक लाइट शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। वो अंदर झांक रही होती है, लेकिन वो शॉप के अंदर नहीं जाती। हम नोटिस कर पाते हैं कि उस शॉप के अलावा इर्द गिर्द हर जगह घुप अंधेरा होता है। खैर, इसके चलते अब वो अंधेरी गली में ही कहीं चली जाती है। जिसके बाद आगे हम बस के अंदर ह्यूनमिन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपने काम से वापस आ रहा था। अब जब वो बस से नीचे उतरता है तो उसके ठीक सामने बस स्टॉप की ही एक बेंच के ऊपर वही लेडी बैठी हुई थी जो कि शॉप पर थी, जिसका नाम असल में जियोंग होता है, जो कि थोड़ी सी क्रीपी, परेशान और बहुत ही अजीब सी लग रही थी। लेकिन अभी के लिए ह्यूनमिन उससे कोई बात नहीं करता और अपने घर की तरफ चला जाता है। जिसके अगले दिन जब वो फिर से काम से वापस आता है तो वापस बेंच पर जियोंग बैठी हुई थी और आज उसके पास एक सूटकेस भी था। लेकिन आज भी ह्यूनमिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। पर तब जियोंग बेंच पर अपनी फिंगर से टैप टैप करती है। लेकिन वियर्ड बात ये होती है कि वो अपनी उंगलियों से ऐसा कैसे कर पा रही थी। अगर आप अपनी स्किन से ऐसा करोगे तो ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। इतनी तेज आवाज आना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। पर फिर भी ह्यूनमिन वहां से चला जाता है। अब तीसरे दिन भी सेम चीज होती है और जियोंग वापस से आज बेंच पर ही बैठी थी और इस बार ह्यूनमिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जियोंग से वहां पर बैठे रहने का कारण पूछता है। साथ ही साथ वो उसको बताता भी है कि जिस बस के अंदर वो आया है वो वहां पर आखिरी बस थी और आसपास कोई टैक्सी भी नहीं चलती। और यही बताते हुए ह्यूनमिन ने अपने फोन को जियोंग को देने की कोशिश करी थी, ताकि वो कॉल करके कैब को बुक कर ले या फिर अपने किसी घर वाले को वहां पर बुला ले। अब इसी दौरान ह्यूनमिन ये भी नोटिस करता है कि उसका जो फोन था ना, वो टूट गया था। उसकी स्क्रीन क्रैक हो रखी थी, बट वो चल रहा था और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बारे में उसे रास्ते में पता ही नहीं चला। खैर, अभी के लिए जियोंग कुछ खास रिस्पॉन्स ना करते हुए ह्यूनमिन से बस इतना पूछती है क्या वो उसको जानता है। ये बात सुनने के बाद ह्यूनमिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे, लेकिन वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। खैर, अगले दिन अब जब वापस से ह्यूनमिन अपने काम से वापस आ रहा होता है तो वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और आज भी जियोंग ऐसी बारिश में उसी सेम स्पॉट पर बैठी किसी का इंतजार कर रही होती है। ये देखकर तुरंत ही ह्यूनमिन अपने अम्ब्रेला से उसको कवर करता है और बताता है कि उसका घर पास में ही है। तो जियोंग ये अम्ब्रेला रख सकती है और वो खुद भागकर घर चला जाएगा। लेकिन इस बार भी जियोंग का सेम सवाल रहता है कि क्या वो उसको जानता है और इस बार ह्यूनमिन हाँ बोल देता है और उसको याद दिलवाने की कोशिश करता है कि उसने पिछले दिन ही उससे बात करी थी। ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा वियर्ड सा भी लग रहा था। अब तब जियोंग उससे वापस से एक अजीब सा सवाल करती है कि क्या वो उसको कल वापस से मिलेगा। ह्यूनमिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इसलिए अभी वो बस जियोंग को अम्ब्रेला देने लगता है। तब जियोंग ह्यूनमिन से उसके साथ उसके घर में जाने के लिए पूछ लेती है। वो ये कहती है कि वो कल यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, उसके पास रात तक कई समय है। अब ह्यूनमिन को ये थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा था, पर वो इस पर मान जाता है और दोनों एक अपार्टमेंट में 8th नंबर फ्लोर पर जाते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद में जब ह्यूनमिन लाइट्स को ऑन करने वाला था तो अचानक से ही जियोंग ने उसको मना कर दिया ऐसा करने से, जो बहुत ही अजीब सी बात थी। खैर, अभी जब जियोंग घर के अंदर आती है तो अचानक से घर का दरवाजा बंद हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली हुआ था और ये सीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ह्यूनमिन ने किसी स्पिरिट को इनवाइट कर लिया है। खैर, अब सीन यहाँ से कट होकर यूजीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ आता है।
जहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन व्यू के जरिए आसपास के माहौल को देख पाते हैं। और पास में ही काफी सारे नर्सेस भी बैठी हुई थी और सब ये चाहती थी कि उनकी हेड नर्स हियो आज उनके साथ में डिनर करने के लिए जाए, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा काम किया करती थी तो उसको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अब इस पर पहले तो हियो मना कर देती है, पर बाद में जब योंगजी नाम की दूसरी नर्स अभी के लिए हियो का काम संभालने की बात करती है तो वो लंच करने के लिए राजी हो जाती है। फिर जब योंगजी अकेले काम कर रही थी तभी आईसीयू के अंदर एक अननोन आदमी आता है, यानी कि ये लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में काम किया करती थी। पर क्योंकि आईसीयू के अंदर सिर्फ स्टाफ मेंबर्स अलाउड थे या फिर वो परिजन जो कि वहां पर परमिशन लेकर आया करते, इसलिए योंगजी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन इस बात पर वो व्यक्ति इतना सा पूछता है कि मुर्दा घर कहाँ पर है, और ये काफी ज्यादा अजीब बात थी। पर अभी योंगजी इस बारे में उस आदमी से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही आईसीयू के अंदर एक मौजूद मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और योंगजी उसकी हालत को स्टेबल करने के लिए बाकी नर्सेस के साथ उसके पास चली जाती है। और जब तक वो वापस आती है तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। खैर अब यहाँ से सीन सीधा बायांग जिन नाम के एक कैरेक्टर पर आता है जो कि एक घर के अंदर ठंड से ठिठुरते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर एक कुत्ते के भौंकने की वजह से वो सो नहीं पाता, इसलिए वो गुस्से में गेट पर जाकर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। और वहीं हम लाइट शॉप के अंदर वॉन योंग को देख पाते हैं जो कि असल में उस शॉप का ओनर था। ये शॉप वही है जो कि स्टार्टिंग में हमको दिखाई गई थी जहाँ पर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की भी थी। यहाँ पर वियर्ड बात ये होती है कि शॉप के अंदर भी उसने सनग्लासेस लगाकर रखे हुए थे। वो एक लाइट बल्ब को देख रहा होता है और अचानक से ही उसकी शॉप के अंदर एक कस्टमर आकर उससे लाइट बल्ब मांगता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि वॉन योंग की शॉप पूरी रात खुली रहती और जब भी कोई कस्टमर उसकी शॉप के अंदर आया करता था तो वॉन योंग सबसे पहले उसके आने का पर्पस पूछा करता। वेल अभी के लिए उस कस्टमर के वहां पर जाने के बाद में एक डायरी को वो निकालता है जिसके अंदर उसने काफी सारे नाम लिखे हुए थे। तभी अचानक से उसकी शॉप पर वही आदमी आता है जो कि हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर घुस गया था। अब वॉन योंग उससे भी उसके वहां पर आने का पर्पस पूछता है, जिस पर वो आदमी वॉन योंग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता और बस शॉप में लगी हुई लाइट्स को देखने के बाद वहां से चला जाता है। फिर बाद में वहां पर एक लेडी आती है जो कि नॉर्मल कस्टमर थी। वो वॉन योंग से ये भी कहती है कि दिन में उसकी शॉप किसी को भी दिखती नहीं है या फिर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन रात में ये काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है। खैर अब वो वॉन योंग से एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लेने के बाद में वहां से चली जाती है। अब आगे हम इलगुआंग गर्ल्स हाई स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी और ऊपर क्लासरूम में कोई लेक्चर चल रहा होता है। यहाँ पर ये जो कहानी है ना काफी ज्यादा वियर्ड टाइप की दिखाई गई है। यहाँ पर आपको मोस्टली नाइट व्यू में ही सब कुछ दिखाया जाएगा। खैर अब क्लास के अंदर हम ह्युंजू को देख पाते हैं जो कि प्लेग्राउंड में खड़ी हुई लड़की को देखकर हैंड वेव करती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे कोई भी हैंड वेव नहीं करती। और तभी वहां पर एक टीचर क्लास के अंदर अटेंडेंस लेना चालू करती है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जो उसकी 3 दोस्त होती है ना, उनके नाम तो लिए जाते हैं लेकिन उसका नाम टीचर नहीं लेती, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात थी। खैर बाहर अभी भी थंडरिंग हो रही होती है जिससे कि सभी बच्चे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर ह्युंजू की फ्रेंड बोबे नाम की एक लड़की उस लड़की के बारे में हॉरर स्टोरी बताना चालू कर देती है जो कि यहाँ पर अकेली रहती है। वो ये भी बताती है कि ये जो बच्ची है वो स्कूल के अंदर ही रहती है और जहाँ पर भी कोई भी खाली सीट होगी वो वहीं पर आकर बैठ जाती है और बहुत ही कम लोग उसको देख पाते हैं, जिसका मतलब यही था कि वो एक हॉन्टिंग स्पिरिट थी। खैर अब ह्युंजू भी इस बात को ध्यान से सुन रही होती है और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उससे कोई बात नहीं कर रहा था, वो खाली सबको सुन रही होती है। खैर अब आगे स्कूल खत्म होने के बाद में जब ह्युंजू, बोबे और उसकी बाकी 2 दोस्त जो होती हैं वो घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक गली पड़ती है जिसको सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरावनी गली माना करते थे। माना जाता था कि वहां पर रात में कोई भी नहीं जाता और वहां पर हमेशा कोई ना कोई रहता है। हर किसी को वहां पर किसी की आहट महसूस होती है। अब ह्युंजू को अभी उस गली से अपनी माँ के लिए कुछ सामान लेने के लिए जाना था, इसलिए बोबे और बाकी सब तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन अब डरते हुए ह्युंजू अकेले ही उस गली में जाने लगती है। खैर अब लाइट शॉप के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर ब्योंगजिन पहुंच जाता है जो कि उस कुत्ते की आवाज से परेशान होकर वहां पर आ गया था। उसको काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है और अभी वो गुस्से में उस डॉग को ढूंढने के लिए निकला था। वेल अब लाइट शॉप पर लगे हुए बल्ब को देखकर वो एक बल्ब को छूने की कोशिश करता है जिस पर ऐसा लग रहा था जैसे कि आइस क्रिस्टल्स जम रहे हों। लेकिन तभी जो वॉन योंग होता है उसका चश्मा भी जमने लगता है, वो चेंज सा हो गया था और वो ब्योंगजिन को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद में वो भी वहां से चला जाता है। ये भी कहता है कि उसको कस्टमर से डील करना नहीं आता। खैर अब उसके वहां से जाने के बाद में वॉन योंग एक बल्ब को देखते हुए कुछ सोचने लग गया था। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वहां पर काफी अलग अलग टाइप के बल्ब्स रखे हुए थे। कुछ बल्ब बहुत ही मोटे थे, कुछ पतले थे, कुछ अजीब से थे। कुछ की रोशनी बहुत कम होती है और कुछ बल्ब्स की जो रोशनी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा फ्लिकर टाइप की कर रही थी।
खैर तभी वहां पर हायवॉन नाम की भी एक लेडी आती है जो कि काफी ज्यादा गीली हो रखी थी, उसके बाल बिल्कुल वेट होते हैं। वो खुद भी एक बल्ब को छूने की कोशिश करती है पर वॉन योंग अपने चश्मे को टच करता है और वो हायवॉन को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके अगले ही पल हायवॉन वहां से चली जाती है। अब वहीं पर ह्युंजू को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गली के अंदर कोई उसका पीछा कर रहा है और तब वो भागते हुए सीधा लाइट शॉप में आ जाती है। और वॉन योंग ह्युंजू को काफी अच्छे से जानता था और अभी ह्युंजू वहां पर एक बल्ब खरीदने के लिए आई हुई थी। तब वॉन योंग उसको एक टॉफी खाने के लिए देता है जो कि येलो कलर के रैपर में थी और उसका फ्लेवर बटर वाला था। ह्युंजू यहाँ पर वॉन योंग से ये कहती है कि वो उसके लिए टॉफी का हमेशा रैपर ओपन करके क्यों देता है, तो वो ये कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर वॉन योंग के लिए वो बच्ची थी। जिस पर वो उससे ये पूछती है कि उसको वो बच्ची क्यों लगती है, तो वो बताता है कि उसकी भी एक बच्ची हुआ करती थी, जिसके चलते उसे उसकी याद आती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने अपने गले के अंदर एक लॉकेट पहना हुआ था और ये बच्चों का ही लॉकेट था और इसलिए वो उसको बच्चा ही समझा करता। खैर तब हम ह्युंजू की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो लॉकेट उसके पिता ने उसको दूसरे शहर कमाने जाने से पहले दिया था और उनकी आखिरी निशानी के तौर पर ह्युंजू के पास वो है, क्योंकि तब तक वो वापस नहीं आए थे। अब ह्युंजू ने हमेशा की तरह टॉफी रैपर की एक बटरफ्लाई बनाकर वॉन योंग को दे दी थी, जिसको वॉन योंग फिलहाल अपने पास रख लेता है। तब ह्युंजू उसकी एज के बारे में पूछती है, जिस पर वॉन योंग बस इतना कहता है कि वो काफी बड़ा है, इतना तो है कि हाँ उसकी एक बच्ची हो सकती है। खैर तब हम टेबल पर पड़े हुए एक आईने में देखते हैं कि वॉन योंग बहुत ही ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन वो बाकी सबको जवानी दिखाई देता है, जो कि उसको अपने आप में ही एक मिस्टीरियस पर्सन बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो बहुत ही अजीब हरकतें भी किया करता था। खैर अभी ह्युंजू जो होती है वो वॉन योंग को उसको अपने साथ गली में हुई चीज बताती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा था। इनफैक्ट उसने किसी को कॉर्नर पर देखा भी था, जिसको सुनने के बाद में वॉन योंग अचानक से थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो ह्युंजू को समझाता है कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिसकी मदद से वो स्ट्रेंजर्स को देख सकती है और ये वो हैं जिनको आम लोग नहीं देख सकते। वो लोग लगते तो नॉर्मल इंसानों की तरह हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पहचाना जा सकता है अगर आप बहुत ही ज्यादा क्लोजली उनको देखो। अब वॉन योंग भी उनको देख सकता था। साथ ही साथ वो ह्युंजू को सजेस्ट भी करता है कि अगर अगली बार उसका एनकाउंटर किसी भी स्ट्रेंजर से हो तो वह ऐसे प्रिटेंड करे कि जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं है और बस वहां से कोई भी बहाना बनाकर निकल जाए, क्योंकि स्ट्रेंजर सच में बहुत खतरनाक होते हैं। तब वॉन योंग ह्युंजू को एक लाइट भी देता है जिसको वो आते जाते इस्तेमाल कर सकती थी, जो कि हाथ से ही रिचार्ज होकर जल जाया करती। अब ह्युंजू भी खुशी से उसको लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि ह्युंजू के हाथों में बल्ब भी था, लेकिन हमने वॉन योंग को कभी भी उसे कोई बल्ब या फिर उसे रैपर में डालते हुए नहीं देखा था। जैसे कि स्टार्टिंग में उसने एक लेडी को और एक आदमी को बल्ब और ट्यूब लाइट पैक करके दी थी, ऐसा उसने यहाँ पर उसके लिए कभी भी नहीं किया। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये ऑफ स्क्रीन हुआ होगा, जो कि हमें किसी और एपिसोड में दिखाया जाए, लेकिन फिलहाल ये चीज बहुत ही अजीब थी कि उसके हाथ में वो बल्ब ऑटोमेटिकली कैसे आ गया था। एनीवेज अब ह्युंजू उस लाइट को लेकर वहां से खुशी खुशी निकल जाती है और उसके वहां से जाने के बाद वॉन योंग ह्युंजू की बनाई गई बटरफ्लाई को एक बॉक्स में रख लेता है, जिसके अंदर पहले से ही काफी सारे सेम रैपर्स रखे हुए थे। यानी कि ये पहली बार नहीं था जब वहां पर ह्युंजू आई थी। मीनवाइल हम ह्युनमिन और जी योंग को ह्युनमिन के अपार्टमेंट में देखते हैं, यानी कि 8th फ्लोर पर, जहां पर ह्युनमिन की नजर जब जी योंग की फिंगर्स पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जी योंग के नेल्स उसकी फिंगर्स के आगे की तरफ थे, जो कि सच में क्रीपी था। यानी कि वो भी एक स्ट्रेंजर ही है, जिसके बारे में वॉन योंग ने स्टार्टिंग में बताया था। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि मैंने आपको बताया था कि वो बेंच के ऊपर बैठे बैठे अपनी फिंगर्स को टैप कर रही थी, जिससे बहुत ही तेज आवाज आ रही थी, और उसका सिंपल सा रीजन यही था कि उसके जो फिंगर नेल्स थे ना वो उल्टी तरफ थे। और ये सब आखिर हुआ कैसे था, तो इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। खैर तभी जी योंग अपने सूटकेस को खोलती है, जिसके अंदर उसने काफी सारे टूल्स को रखा हुआ था, जिनको लेकर वो ह्युनमिन की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद सीधा सीन ह्युंजू पर आ जाता है, जो कि अपने अपार्टमेंट में आ गई थी, वो भी सेम 8th फ्लोर पर ही रहा करती। अब जब ह्युंजू अपने रूम की तरफ जा रही होती है तब वो जी योंग को उसके सूटकेस को घसीट कर ले जाते हुए नोटिस करती है, और ह्युंजू उसको गुड इवनिंग भी कहती है, जिससे कि जी योंग को समझ आ गया था कि ह्युंजू भी उसको देख सकती है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। इवन उस समय हम जी योंग के सूटकेस से खून बाहर आता हुआ नोटिस करते हैं, जिसका मतलब साफ था कि जी योंग ने ह्युनमिन के साथ बहुत ही गलत किया और सूटकेस में उसको भरकर वो ले जा रही थी। जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।
दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम सुन हे नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि असल में एक स्क्रिप्ट राइटर थी और अभी वो रहने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर शोर शराबा ना हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, नेबरहुड बिल्कुल शांत होना चाहिए और वो फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं हो। अब एक एजेंट उसे घर दिखाता है जहां पर काफी ज्यादा शांति थी, इवन उसके आस पड़ोस में कोई भी नहीं रहता था और उस घर के अंदर एक रूम भी था जिसको लैंडलॉर्ड खोलने से मना किया करता क्योंकि उस रूम के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उस घर का किराया भी काफी सस्ता था। अब सुनहे को ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है लेकिन वो उस घर को ले लेती है। अब उसने उस घर के अंदर सारे सामान को अरेंज कर दिया था, साथ ही साथ उसकी साफ सफाई भी कर दी थी। वहां पर वो अपने हिसाब से चीजों को अच्छे से रख रही होती है, पर जब वो घर के अंदर मिरर लगा रही होती है अचानक से उसकी उंगली में चोट लग गई थी। पर तभी अचानक से उसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ती है जिसको लैंडलॉर्ड ने खोलने से मना करा था और इसलिए इस एपिसोड का नाम द डोर भी है। एनीवे सुनहे को वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने डोर पर एक पर्दा सा लगा दिया था ताकि उसका ध्यान उस गेट पर जाए ही ना। खैर अब थोड़ी देर के बाद में हम जियोंग नाम के एक स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि उसी अंधेरी गली के पास से गुजर रहा होता है। वहां से आगे जाने में वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो जोर जोर से गाना गाते हुए आगे जाता है। पर चलते चलते उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई हो। इसके चलते उसका डर इतना बढ़ गया था कि वो और भी ज्यादा जोर से गाना शुरू कर देता है और भागकर आगे जाने लगता है। उसी समय सुनहे के घर के पास से वो गुजर रहा था और वो अभी अपनी स्क्रिप्टिंग का ही काम कर रही होती है, पर जियोंग की जोर से गाने की आवाज को सुनकर उसको डिस्टरबेंस होने लगती है और अब उसे उस एजेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उससे ये कहा था कि वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा शांत रहती है और वो अपने काम को वहां बिना किसी परेशानी के कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। खैर वहीं जियोंग अब भागते हुए उसी लाइट शॉप के सामने पहुंच गया था, पर वो उसके अंदर नहीं जाता और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं सुनहे जब काम करते हुए सो जाती है तभी अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है, जो कि वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर उस समय पर हम उसके घर के बाहर एक डरावनी परछाई को नोटिस करते हैं जो कि असल में सुनहे को ही ध्यान से देख रही होती है और अब अचानक से उसके घर के बल्ब्स के फिलामेंट्स टूट गए थे। अब अगले दिन हम वापस से जियोंग को देखते हैं जो कि सेम गली से गुजरने में और भी ज्यादा डर रहा होता है और वो वापस से उसी गाने को गाते हुए आगे बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हमें रात के ही सारे सीन्स दिखाए जा रहे थे, हमें दिन का कोई सीन दिखाया ही नहीं गया। मीनवाइल सुनहे जो होती है वो भी अपने काम को फिर से ध्यान से कर रही होती है कि तभी वापस से उसके घर की लाइट चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसे काफी अजीब लग रहा था। तब वो जाकर घर के फ्यूज को चेक करती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वहां पर जो MCBs थी वो भी बिल्कुल सही थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद घर पुराना होगा जिसकी वजह से ये चीजें घट रही हैं, इसलिए वो इस बात पर फिर से इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन एज अ व्यूअर हम वापस से उसी परछाई को उसके घर के बाहर एक बार फिर से नोटिस कर पाते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ पर योंग जी, हियो और बाकी सारे नर्सेस और एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहे थे, पर उन्हें उसकी हालत देखकर नहीं लग रहा होता कि वो जिंदा बचेगा और जल्दी ही वो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने वाले थे। अब डॉक्टर के हिसाब से पेशेंट की विल पावर पर ही डिपेंड करता था कि वो जिंदा रहना चाहता है या फिर नहीं, कि तभी अचानक से बगल में पड़ा हुआ एक पेशेंट किसी से हवा में बात करने लगता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, और हियो के हिसाब से वो पेशेंट अल्कोहलिक था और इसी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहा था। इसलिए डॉक्टर उस अल्कोहलिक पेशेंट को बाकी पेशेंट्स की भलाई के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे। खैर अभी के लिए लाइफ सपोर्ट वाले पेशेंट के परिवार वालों को भी बताना था कि उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, पर किसी भी नर्स की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाकर इतनी बुरी खबर उस पेशेंट के परिवार को देगा। पर अब डॉक्टर और बाकी सभी नर्सेस जैसे तैसे हिम्मत करके बाहर जाते हैं और वहां पर वो जो व्यक्ति था जो कि आईसीयू के अंदर एडमिट था, उसके ही किसी परिवार की लेडी जिनका नाम जिनहोक होता है, उसको ये बता देते हैं कि उसके बचने के काफी चांसेस कम हैं। इसको सुनने के बाद में जिनहोक जो होती है वो पूरी तरह से भड़क जाती है कि डॉक्टर्स अगर कुछ नहीं कर सकते तो और कोई क्या करेगा। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर साफ समझाते हैं कि ये पेशेंट की विल पे डिपेंड करता है कि वो जीना चाहता है या फिर नहीं जीना चाहता, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे करना क्या चाहिए। अब उस जगह पर हम बाकी पेशेंट्स के परिवार वालों को भी देखते हैं और तब हम ये बात भी जान पाते हैं कि हाल ही में ही यहाँ पर एक भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था, वो भी ब्रिज के ऊपर, जिस वजह से काफी सारे लोग घायल हुए थे और ये सारे लोग उन्हीं लोगों के घर वाले थे। यहाँ पर कुछ की जान भी चली गई थी लेकिन कुछ कोमा के अंदर भी थे। वेल अभी के लिए नर्स योंग जी जो होती है वो जिनहोक की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सीधा वॉशरूम में जाकर कुछ सोचने लगती है। अब तभी बाहर से उसको किसी लेडी की आवाज आती है जो कि उससे ये पूछती है कि अगर पेशेंट का जिंदा बचना उसकी विल पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है तो डॉक्टर्स का काम क्या है। और उस लेडी की आवाज में शिकायत और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। अब योंग जी जो कि खुद एक नर्स है, उसे भी ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी और वो खुद भी इसके बारे में जानना चाहती थी। और तभी हम ये बात जान पाते हैं कि असल में एक समय पर
खुद योंग जी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी और अभी के लिए वो उन पेशेंट्स की हालत को देखकर समझ पा रही थी कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बचने के चांसेस भी नहीं थे तो उसकी माँ को कैसा फील हुआ होगा। और तभी अचानक से ये लेडी कोई और नहीं होती बल्कि ये हाईवॉन होती है। जी हाँ, जिसको हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था, जो कि वहां पर आई थी, जिसके बाल बहुत ही ज्यादा गीले थे। वो अचानक से ही वॉशरूम के ऊपर से योंग जी को एक बात बोलती है। वो उसे हॉन्ट करती है और ये कहती है कि उसे उसको किसी भी हालत में बचाना होगा। और अब इसकी वजह से योंग जी काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी बाहर साफ सफाई करने वाली एक लेडी आ जाती है जिसके आने की वजह से वहां पर सब नॉर्मल सा हो गया था और अभी के लिए योंग जी थोड़ी सी नॉर्मल होती है और वहां पर अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए चली जाती है। एनीवेज, अब आगे वाला सीन जो होता है वो वापस से सुनहे पर शिफ्ट होता है, जो कि नहा धोकर अपने बालों को सुखा रही होती है और ये उसका डेली सा रूटीन था। तब उसको लगता है कि जैसे कोई उसको देख रहा हो, पर अभी वो इस बात को इग्नोर करके वापस से अपने काम में लग जाती है। वहीं बाहर से जियोंग जो होता है वो अभी भी गुजर रहा था, जो कि हमेशा की तरह आज भी काफी ज्यादा डरा हुआ था कि तभी उसकी नजर ह्युंजू पर पड़ती है, जो कि अपने स्कूल से लाइट शॉप की तरफ जा रही थी। अब जियोंग को देखने के बाद में ह्युंजू डरते हुए वहां से भाग जाती है और हम जान पाते हैं कि असल में ये वही पिछले एपिसोड वाला सीन था जहां पर गली में आने के बाद में पहले ह्युंजू को ये लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि वो जियोंग ही था और बाद में वो एक परछाई को देखकर वहां से भाग गई थी। दैट मीन्स की कहानी को अभी के लिए अलग अलग एपिसोड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अलग अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पर एपिसोड को देख रहे हैं। एनीवेज, वहीं सुनहे अभी भी अपने काम में लगी हुई थी कि तभी अचानक से उसके घर की लाइट्स एक बार फिर से चली जाती है। तब सबसे अजीब बात यह होती है कि उसके पूरे घर की लाइट तो चली गई थी, लेकिन वो रूम जिसके अंदर उसे जाने से मना करा गया था उस रूम की लाइट्स अभी भी जल रही होती है। वहां से उसको एक टोन भी आ रही होती है। खैर, अब वो सब देखकर सुनहे उस रूम का गेट खोलकर अंदर जाती है, जहां पर वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था और उस रूम के अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ था जिसकी रोशनी उस रूम से आ रही थी। वो काफी ब्राइट होती है। तब सुनहे उस रूम को बंद करके बाहर जाने लगती है। मीनवाइल हम जियोंग को देखते हैं, जो कि डर के मारे गाना गाते हुए फिर से सुनहे के घर के बाहर से निकल रहा था। पर जैसे ही वो बल्ब को बंद होते हुए देखता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर सुनहे ने किया था। अब इतने में ही फ्रस्ट्रेशन के चलते आज सुनहे ने भी खिड़की खोलकर जियोंग से पूछ लिया कि वो रोज इस समय पर इतना जोर से गाना गाते हुए क्यों जाता है। पर पता नहीं क्यों जैसे ही जियोंग की नजर सुनहे पर पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। उसी दौरान हम उस रूम के अंदर लगे हुए बल्ब को देखते हैं, जिसके स्विच को बंद करने के बाद भी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज उस बल्ब को ऑन रखने की कोशिश कर रही हो। अब अगला सीन हाई स्कूल का होता है, जहां पर सबकी क्लास पूरी हो जाती है तो बूबे और उसकी दोस्त जो होती हैं वो घर जाने लगती हैं। लेकिन उसी दौरान उनकी एक दोस्त उत्तमा क्लास के अंदर ही सो गई थी। लेकिन बूबे और बाकी सब उसको उठाने की कोशिश नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। ह्युंजू को ये सही नहीं लगता, क्योंकि वो जानती थी कि रात में हाई स्कूल से घर जाने में कितना डर लगता है और इसलिए वो उत्तमा को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन वो उसको उठकर एक नजर देखती है और ये कहती है कि वो कितनी सुंदर है और वापस से सो जाती है। उसका ये कहना था कि वो बस 10 मिनट और सोना चाहती है और इसलिए अब ह्युंजू भी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकल गई थी। वो आज वॉन योंग की दी हुई फ्लैशलाइट को लेकर वॉन योंग की लाइट शॉप की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसको आज भी लाइट बल्ब चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से उसको आज डरावनी गली के अंदर हाईवॉन मिल जाती है, जो कि आज थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही थी। और अब क्योंकि बारिश भी हो रही होती है तो ह्युंजू उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ अपने अम्ब्रेला को शेयर करती है। पर जल्दी ही उसको हाईवॉन की बातों से ये समझ आ जाता है कि वो असल में एक स्ट्रेंजर है, जैसा कि उसे वॉन योंग ने बताया था। इसलिए ह्युंजू थोड़ा सा घबराने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हाईवॉन के बाल बड़े होने लगते हैं। इवन उसका साइज और नेल्स भी काफी बढ़ गए थे, उसकी हाइट बढ़ गई थी, जिससे कि ह्युंजू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पर जैसा कि उससे वॉन योंग ने कहा था कि अगर कभी वो कुछ भी सस्पिशियस देखती है तो उसे ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो और वहां से कोई बहाना बनाकर तुरंत ही निकल जाना है। और ह्युंजू भी वैसा ही करती है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अभी के लिए हाईवॉन अपने उसी जायंट शरीर से ह्युंजू का पीछा कर रही थी। तब ह्युंजू चिल्लाते हुए लाइट शॉप के पास आ जाती है और जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज को वॉन योंग सुनता है तो वो भी बाहर आकर सबसे पहले तो ह्युंजू को वहां से जाने के लिए कहता है कि वो अपनी माँ के पास चली जाए। और जब हाईवॉन उसके पास भी आने लगती है तो वॉन योंग जो होता है वो अपना चश्मा उतार कर उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे कि अचानक से हाईवॉन वापस उसी गली में जाने लग गई थी। उसका साइज भी नॉर्मल हो चुका था और ये चीज बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है, यानी कि यहाँ पर ये जो वॉन योंग है वो कोई खास पर्सन जरूर है।
अब तभी स्कूल के अंदर उत्तमा की आंख खुलती है तो उसके बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी जिसके बारे में बोबे और ये सब स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे कि वो लड़की कहीं भी आकर बैठ जाती है और उसको बहुत कम लोगों ने देखा है। वो उत्तमा से ये कहती है कि मैंने उसको देखा, क्या तुमने भी उसको देखा था? और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ह्युंजू के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उसको अभी तक क्लास के किसी इंसान से बात करते हुए नहीं दिखाया गया। इवन लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो वहां पर हो ही ना। चांसेस तो ये भी हो सकते हैं कि वो खुद भी एक स्ट्रेंजर हो और उसको इस बारे में पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त उसको छोड़कर उसकी बाकी 3 दोस्तों का नाम लिया था। खैर अब वहीं सुनहे जब घर के अंदर सो रही होती है तभी उसकी सीलिंग से बारिश का पानी टपकने लगता है जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। वहीं बाहर जियोंग अभी भी उन्हीं गलियों में था जहां पर आज उसकी मुलाकात जियोंग से होती है जो कि अपना सूटकेस लेकर जा रही थी। वो दोनों ही लाइट शॉप की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए जियोंग की मदद करने के लिए अपने अम्ब्रेला में उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहीं सुनहे नहाने के लिए चली गई थी कि तभी उसके ऊपर से हम किसी औरत के बाल को आते हुए देखते हैं और जब सुनहे नहा लेती है तो नीचे किसी के टूटे हुए बाल पड़े थे जो कि बहुत सारे थे, जिसको देखकर सुनहे काफी डर जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि वो यहाँ अकेली नहीं है। तभी उसके घर का बल्ब बंद हो जाता है और जब सुनहे चेक करने के लिए जाती है तो अब उसके घर का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो गया था। सेम टाइम पर जियोंग और जियोंग उसके घर के बाहर से ही निकल रहे होते हैं कि तभी जियोंग की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उस दिन सुनहे को नहीं बल्कि वो उसके पीछे खड़ी एक काली परछाई को देखकर भाग गया था। यानी कि वहां पर एक नहीं बल्कि 2 लोग थे जो कि हाईवॉन की परछाई थी। ये जानकर जियोंग कोई खास रिएक्शन नहीं देती। उसके हिसाब से हाईवॉन और सुनहे किसी वजह से जुड़े हुए थे, वो दोनों साथ रह रहे थे। इवन अब तक घर के अंदर सुनहे को भी हाईवॉन दिखाई देना चालू हो गई थी और उसे अब समझ आ जाता है कि उसके घर की लाइट बार बार हाईवॉन की वजह से जा रही थी। और ये एंटिटी जो है, यानी कि उसको ये नहीं पता था कि उसका नाम हाईवॉन है, लेकिन वो उसको एंटिटी कह रही थी और ये एंटिटी डार्कनेस में ही उसके साथ रह रही थी। और हम ये भी देख पाते हैं कि हाईवॉन लगभग हर समय उसके साथ घर पर हर पल में थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर का लॉक भी नहीं खुलता और वो घर से बाहर नहीं जा पाती। इसलिए वो एक हथौड़ी की मदद से घर के दरवाजे के कांच को तोड़ देती है, पर उसके बावजूद भी वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब उसके चिल्लाने की आवाज जियोंग और जियोंग सुन रहे थे कि तभी जियोंग जो होता है वो काफी डर जाता है, पर जियोंग घर के अंदर जाना चाहती थी और ये देखकर जियोंग उसे ऐसा करने से मना करता है। पर तभी जियोंग की नजर उसके नेल्स पर पड़ जाती है जिसको देखकर वो बहुत डर गया था। और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि जियोंग के जो नेल्स होते हैं वो उल्टे थे। पर जियोंग उससे बस इतना कहती है कि जियोंग खुद भी उसकी ही तरह है। जैसे ही जियोंग ने ये कहा वैसे ही जियोंग के पैर बुरी तरह से टूट गए थे, पर उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे घबराते हुए और डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। पर वो जितनी बार भी गली के आगे पीछे चला जाए, कैसे कुछ भी निकलने की वहां से कोशिश कर ले, वो बार बार सुनहे के घर के बाहर ही आ जाया करता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और सुनहे के घर के बाहर ही बैठकर वो मदद के लिए रोने लगता है। घर के अंदर से सुनहे भी मदद के लिए रो रही होती है और तब जियोंग उन दोनों पर ध्यान नहीं देती और वो अपने सूटकेस को लेकर सीधा लाइट शॉप के अंदर चली जाती है, जहां पर वॉन योंग उसके वहां पर आने का कारण पूछता है। पर जियोंग के हिसाब से पहले से वॉन योंग को पता था कि वो वहां पर क्यों आई है और उसी दौरान जियोंग के सूटकेस से खून की बूंदें भी टपक रही होती हैं। और अब वो दोनों ही इस बारे में बात कर पाते, इससे पहले ही वहां पर शॉकिंगली एक आदमी आ जाता है जो कि असल में एक डिटेक्टिव था और वो वॉन योंग से कुछ जरूरी सवाल करना चाहता था, जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लाइट शॉप सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आई नो कि अभी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही मैं अगला पार्ट ड्रॉप करूंगा आपके दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन वाला ब्लास्ट होने वाला है। आपको लगेगा कि ये सीरीज कितनी ज्यादा बढ़िया तरह से बनाई गई है, शूट भी बहुत ही अच्छे तरह से करी गई है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले पार्ट के लिए मैं जल्दी से जल्दी उसको लेकर आने वाला हूँ, उस पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी, अदरवाइज आप इस बेहतरीन सीरीज को मिस कर दोगे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ लाइट शॉप सीरीज के अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए